बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़ारूक फैसल ख़ान। मैं हूँ मियाँ सुहेल इकबाल। सुहेल साहब, रात इंटरव्यू देखा जो शाहज़ेब खानज़ादा ने वो शब्बर अपना ज़ैदी जो थे साहब, वो हमारे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो चेयरमैन होते थे इमरान खान के दौर में। FBR के जी चेयरमैन, हाँ, FBR के वो शब्बर इंटरव्यू। जैदी साहब। जी हाँ। जी हाँ, उनको इंटरव्यू अपना वो देखा तो है, मगर उसके बाद मैं तो बड़ा अपना जो है ना बिल्कुल बड़ा डिप्रेस हुआ हूँ। यार, आप जैसा बाखबर आदमी जो है और मतलब डिप्रेस हुए। नहीं, मगर उन्होंने वो सारी चीज़ें एक जगह पे वो जो है वो करके अलग-अलग इतने खूबसूरत तरीके से जो है पाकिस्तान की इकानमी के हालात बताए हैं। और उसमें जैसे बताया है भाई यहाँ पे जो है माफियाज जो हैं वो इस मुल्क को रूल कर रहे हैं, तो उसमें तो मैं तो नहीं समझता ये हुकूमतें किस लिए बनती हैं और किस लिए आती हैं, ये क्या कर सकते हैं हुकूमतों के हाथ में। तो अगर देखा जाए जो उन्होंने बड़ी एक वो ग्लूमी सी पिक्चर पेश की है, तो उसमें तो मुझे तो नहीं नज़र आता है पाकिस्तान का कोई हल निकल सकता है, अनलेस के वही है वे रेडियाँ रगड़ देना तो चश्मा पोट पर। ये देखे ना जी, उन्होंने जो वाक़यात बयान किए अपने इंटरव्यू में, उसमें मसाले दे के और लोगों को बताया कि कौन कौन बंदा वहाँ पे था। और ये सारी मतलब वो एक कम्प्रीहेंसिव पिक्चर है। वो हर शख्स को जो है ना, हाँ, उसको वो चैलेंज भी इंटरव्यू, किया जा सकता है, मेरा ख्याल है जो उन्होंने फैक्ट्स बयान किए हैं। उस इंटरव्यू को सुनना चाहिए। हाँ। और बिल्कुल पिक्चर क्लियर सामने आ जाएगी कि ये मुल्क चल कैसे रहा है, मुल्क में हो कौन रहा है, लूट कौन रहा है, खा कौन रहा है, कमा कौन रहा है और पिस कौन रहा है, हाँ, और टैक्स किस पर लग रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब पहले तो ये चीज़ें सारे कि हर एक के इल्म में थी ना, लेकिन यही था कि जी लॉबी है, माफिया है, लेकिन उस माफिया में है कौन कौन, उन्होंने वो सब कुछ जो है बयान कर दिया है। मेरा ख्याल है कि हम उन्हीं निकात को लेकर रिपीट कर देते हैं कि हमारा जितना भी कोई सुनने वाला है उसे भी ये, अगर उसने वो इंटरव्यू नहीं सुना तो उसे ये अंदाज़ा हो जाए कि इस मुल्क में रूल कैसे किया इस जा रहा मुल्क है। के साथ कैसे अपना खेला जा रहा जी हाँ, आप इफ्तिताह का ओपनिंग कर है। लें। ओपनिंग कर लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सकें। तो हाँ जी जी, कि खान तो साहब, कहाँ से शुरू करूँ? आप वन बाय वन उसमें से कर लेते हैं खान साहब अपना। मैं आप ये तरतीब मैं लेके चलता हूँ, ये मुख्तलिफ चीज़ है। सबसे पहले आप सोने का ले लें। जी, सोने का अच्छा, ये मेरे लिए बड़ी एक जे नई बात थी। वे पाकिस्तान में 1 तोला सोना भी इंपोर्ट नहीं होता है, जी हाँ, सारा स्मगल होके आता है। 4.5 टन। 4.5 टन जो है वो साल की जो है हमारी सिर्फ सोने की स्मगलिंग है। आप ये देखें कि 1 टन जो है ना वो 1000 kg का है, और 1 kg में 80 तोले होते हैं, तो 1 टन में 80,000 तोला बनता है। और इस वक्त 2.25 लाख रुपया अगर तोला सोना है तो 1 टन जो है ना वो 18 अरब रुपए का बनता है। 1 टन 18 अरब रुपए का। जी हाँ, और 4.5 हैं, 4.5 या कोई 80-81 अरब रुपए का लें जी। 80-81 अरब रुपए का जो है हम सोना सिर्फ स्मगल करके स्मगल मुल्क में करके। लाते हैं, और आपका ज़र मुबादला, कीमती ज़र मुबादला, फॉरेन एक्सचेंज जो है वो स्मगल होके हुंडी के ज़रिए बाहर जाता है। अच्छा, आप ज़ाहिर है बाहर से ही आना है, पैसा तो जाना ही जाना है, लेकिन असल इशू ये है कि वो सारा स्मगल होता है, उसकी इंपोर्ट की इजाज़त नहीं है। अगर उसकी इंपोर्ट हो, इजाज़त हो, तो उस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? हाँ, फिर तो लगेगा अपना। इंपोर्ट की इजाज़त पता नहीं है इसमें क्या है, इसमें लॉजिक क्या होगी। देखें ना, अगर इंपोर्ट की भी इजाज़त मिल जाती है और उसमें अगर गवर्नमेंट को जो है वो उसमें टैक्स भी आ जाता है, तो उसमें कोई इनको ये जो सोने का कारोबार कर रहे हैं इनको भी कोई एतराज़ तो नहीं होना चाहिए। मगर यही है फिर उनको जो है वो पूरी जो है मनी ट्रेल देनी पड़ेगी। अब वो मनी ट्रेल देना नहीं चाहते हैं। वो देखिए, आप इंपोर्ट की इजाज़त दे, स्मगलिंग रोके, सीधी सी बात है। अब बात यह है कि इस सोने के कारोबार में ज़रूरी नहीं होता कि छोटे छोटे भी अपना हिस्सा डालते हैं। बड़े प्लेयर कौन से हैं? सोने के जी हाँ, पाकिस्तान में सोने के बड़े प्लेयर तो ये एक तो हमने इन्हीं का सुना हुआ है, ये जो है अपना ARY, ARY, अब्दुल रज़ाक दाऊद याकूब। याकूब। जी हाँ, ठीक है, एक तो ये बड़े एक अपना वो बड़ा जो है ब्रांड है। दूसरा जो है वो टेसोरी ब्रांड है, सबसे बड़ा कामरान टेसोरी, जो तसोरी। गवर्नर बन। हाँ, ये भी आपने मुझे कल बताया था पे, ये तसोरी साहब भी जो है ये कोई बहुत बड़े जो है सोने के जो है अपना स्मगलर ही हुए किंग थे। कांग। देखे ना, अगर इम्पोर्ट नहीं करते, सोने का अगर काम करते हैं, तो इसका मतलब है सोने का जो भी काम करने वाला है वो सोने का स्मगलर है। जी हाँ, नहीं,
यही जो वहाँ से वो टैक्स नहीं दे रहा है। और वो अब शब्बरज़ादी कहते हैं, पे जब हम वो उनको ज्वेलर्स को जाके पकड़ते हैं, वो कहते हैं जी हम इसकी कहाँ से रसीदें लेके आए, पिछला जो हमने सोना खरीदा है, ये तो साड़ी अम्मा जान फौत हुई सी ते वो तो जेड़ा सानू सोना मिलिया सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ कारोबार कर लिया। जी हाँ। उसे कारोबार ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾ के कमाई जा अच्छा, रहे थे। अब ये सोने का एक और सुन लें, जो टैक्स एवेजन होती है, आपने अपना रिटर्न्स भरा, आप अच्छे साहिब हैसियत हैं, आपका कारोबार है, आपने किसी टैक्स भी बचाना है, आप क्या करते हो, आप अपने एसेट्स में जो है ना लिखवा देते हो जी 200 तोला सोना, 500 तोला सोना। अब आपने कमाया किसी और कारोबार से है, अब अगली मरतबा रिटर्न भरेंगे, आप कहीं से जाली रसीद बनवा लेंगे कि जनाब मैंने 100 तोला सोना बेचा है, और वो जो पैसा आपने ब्लैक किया वो उसमें शो कर देंगे, ये तो वो वाइट कर लेंगे, वो वाइट, आपने तो अपनी चीज़ बेची है ना, एसेट आपका वहाँ से वहीं पे है। अच्छा जी, ये हो गया एक। दूसरा शोबा उन्होंने पेट्रोल का बताया। पेट्रोल का तो खान पेट्रोल की स्मगलिंग, पेट्रोल का तो हम उसमें तो आप अथॉरिटी हैं, उसको वो तो हम अपनी आंखों से देख चुके हैं। मतलब कितना अपना वो कितने मेरा ख्याल है लाखों बैरल्स के हिसाब से जो है वो डेली का स्मगल हो रहा है फ्रॉम ईरान, 1 करोड़ लीटर से ऊपर। हाँ, और वो डेली का स्मगल होके और पूरे पाकिस्तान में आ रहा है। अब वो उसको जो है वो शब्बरज़ैदी कहते हैं, फिर उनको भी थोड़ा सा रेगुलराइज करने की कोशिश की थी, तो उस वक्त जो है वो हमारे वहाँ पे जो है जो फौज के जो सदरन कमांड के सदरन कमांड जो वहाँ के कोर कमांडर हैं कोयटा में जो होते हैं, वो आ गए, उन्होंने कहा जी ये तो लोगों का रोज़गार है और इससे तो लोगों का रोज़गार वो बसता है, तो ये तो आप क्या कर रहे हैं, इनको बंद कर रहे हैं, तो आप ये इस चक्कर में ना पड़े, इनको ना बंद करें। अब वो सदरन कमांड के उनका दर्द तो उनको बहुत उठ रहा था, उन वो जो बेचारे गरीब लोग ही हैं, वो जो सारी वो जो उन्हें तो खेपिया ही कहेंगे, उसमें से वो क्या कमाते हैं, तो बाकी कमाते तो फिर वही हैं, जर्नैल ही कमाते हैं, हिस्सा तो उनको मिलता है। तो उन्होंने कहा नहीं यार ये तो उन्होंने तो कहने कहना था। इस वक्त सबसे बड़ी जो है वो अपना एक माइन है जो पैसे बनाने की, वो तो प्राइम जो पोस्टिंग होती है वो आपकी बलूचिस्तान की होती है, वो भले कोई ब्यूरोक्रेट हो, भले कोई फौजी हो, लिहाजा ये स्मगलिंग भी नहीं रुक सकती। हाँ, और 1 करोड़ लीटर का रोज़ का जो रेवेन्यू है, हाँ, जो टैक्सेस का जो कहते हैं 100 रुपये से ऊपर है, हाँ, अब 1 करोड़ के आगे जो है आप 100 रुपये का टैक्स जो है आप लगा लें, तो रोज़ाना का कितना 10 अरब रुपए की टैक्स की फकी 10 अरब रुपए डेली की फकी लग रही है। हाँ जी हाँ, हाँ, एक थे उन्होंने ये पॉइंट किया, हाँ, उन्होंने कोट किया भाई अपना नॉर्दर्न कमांड के जो है कमांडर, उसने मुझे कहा था। हाँ, अच्छा जी, अब उन्होंने एक इससे आगे एक और शोबे की तरफ चले जाए, वो अपना री रोलिंग जो है, ये जो स्टील बनाया जाता है, सरिया बनाया जाता है। जी हाँ, जी हाँ, वो उन्होंने एक अजीब इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी ये अपना जो पाकिस्तान में जितना सरिया यूज़ होता है उसका मोर देन 20% जो है वो ये पेशावर से बाहर जमरूद में जो है ना वहाँ पे बनाया जाता है। स्क्रैप यहाँ से स्क्रैप चल जाता है। हाँ, पाक अफगान जो बॉर्डर है, मगर पाकिस्तान का वो भी अब सेटल्ड एरिया है, सेटल्ड एरिया है। हाँ, जमरूद में जहाँ पे बिजली जो है वो उनको फ्री है, बिजली वो देते नहीं लेते हैं, बिल देते नहीं है। हाँ, और फिर उसके बाद जो सेल टैक्स और उसके बाद जो इनकम टैक्स है वो भी नहीं देते। तो उनका प्रॉफिट मार्जिन कहाँ से कहाँ चला गया। हाँ, उनका तो वो ये जो अपना पाकिस्तान में लोग बैठे हैं, जो मतलब साउथ में बैठे हैं, जिनकी री रोलिंग मिलें हैं, स्टील की मिलें हैं, सरिये की जो भी हैं, उसमें उनको तो फिर नुकसान ही नुकसान है। अब वो जमरूद वालों के लिए तो ये है पे जो अगर जमरूद में बना रहे हैं तो आप सिर्फ जमरूद के लिए वो अपना इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बिजली का बिल तो देंगे ना, बिजली का टैक्स फ्री करना है। अब री रोलिंग बिल जब वहाँ पे गैस भी नहीं है तो वो मेरा ख्याल है सारा कुछ बिजली से चला रहे हैं। जी हाँ, उसका बिजली का बिल जो है वो जीरो, एक पैसा नहीं देते हैं। और वो उसका जो है सरिया बना के जो है जो कि उनको इजाज़त दी गई है पे आप सिर्फ जमरूद में बेचेंगे, वो जो पाकिस्तान में जो बाकायदा पूरे टैक्स दे रहे हैं और उधर ला के उनको दे रहे हैं। अच्छा, तो उन्हें रोका किसने? उन्हें रोका तो ये भी स्मगलिंग की है फिर। नहीं, वो बता रहे हैं हाँ, कि उन्हें इस पे टैक्स नेट में लाने के लिए, इन पे को काबू करने उनको रोका उस वक़्त के वज़ीर आज़म इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब ने। जी हाँ। अच्छा, उन्होंने क्यों रोका कि वो उस इलाके के जो MNA थे, जो सेनेटर्स थे, वो वज़ीर आज़म के पास चले गए और उन्होंने कहा जी ये काम तो हमने नहीं होने देना, और अगर आपने ये टैक्स लगाया, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कह रहे हैं अगर आपने ये टैक्स लगाया, अगर ये जारी रखा तो इनके पास तो हार्ड कैश इतना कमाया हुआ कि आपके जो अपोनेंट्स हैं PTM को, जो पख्तून हकूक़ की बात करती है, पख्तून अवाम के रोज़गार की बात करती है, तो ये तो उसे फाइनेंस कर देंगे।
तो वो खान साहब को चाहिए था करने देते पीटीएम को फाइनेंस। पीटीएम तो बहुत एक पीसफुल तहरीक है सर। वो कहना चीज़ें आसान होती है, जब आप डीपली जाए ना, पीसफुल तहरीक है ना, वो वहाँ के पख्तून अवाम की रोज़गार की बात करती है ना। वो कहते हैं जी आप ये टैक्स लगा के जो है ना हम फैक्ट्रियाँ बंद कर देंगे, फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो ये उसमें तो काम उनका करने कहना है लगे। ना, ये तो पीटीएम वालों से पूछें, वो पीटीएम वाले इनका साथ देते हैं। मैं देखिए जी, उन चीज़ों को बिल्कुल आप कतई नज़र रखें, साथ देते हैं नहीं देते, क्या नहीं देते। आप ये देखें कि एक इतने बड़े जिम्मेदार ओहदे का, FBR का चेयरमैन, वो कह रहा है कि वज़ीर आज़म साहब ने मुझे ख़ुद कहा और अपनी मजबूरी से आगाह किया, और कहता है जी मैंने सर इतना ज़्यादा मजबूर, इससे ज़्यादा उसको नहीं देखा। ये जो आप खान साहब पीटीएम की बात हुई है ना, ये पीटीएम की लाइन भी जो है फौज की तरफ से आई होगी, ये भी मैं आपको गारंटी से कहता हूँ। मैं उस तरफ आ ही नहीं रहा। मैं तो आना चाहता हूँ। हजूर उस पर गुफ्तगू कर लीजिएगा ना। आज हम इस मौजू पे हैं। वो नहीं, मैं किस लिए कह रहा हूँ पे, ये जैसे मैंने कहा ना वहाँ पे सदर्न कमांड और वो जो सबको हिस्सा मिलता है, यहाँ पे भी जैसे जो है हमारे जो इधर कमांडर है ना, उनको भी पूरा पूरा हिस्सा हजार उनकी मर्जी के बगैर तो नहीं होता ना जी। वो सारा अच्छा कि इतना बड़ा आप देखो ना, अरबों रुपए की बिजली चोरी है, करोड़ों अरबों रुपए का टैक्स चोरी है। उसका बिल जो है, वो जो बिजली चोरी हो रही है उसका बिल जो है वो मैं और आप दे रहे हैं, हम लोग दे रहे हैं। जी हाँ। चोरी वो कर रहे हैं, मुनाफा वो कमा रहे हैं, स्टील बना बना के वो बेच रहे हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं, और उसके उस स्मगलिंग का जो है वो बिल हम दे रहे हैं। और रियासत पाकिस्तान जो है वो उनको टैक्स नेट में नहीं ला सकती, उन्हें रोक नहीं सकती। तो ये स्टेट ऑफ अफेयर उन्होंने बयान किया है, और जिसमें कौन कि अरकान सेनेट जो है और MNA जो है वज़ीर आज़म को जाके धमकी लगा रहे हैं कि जनाब। अच्छा, इससे आगे एक और उन्होंने जो बयान फरमाया है, एक और शोबा जो है जिसमें वो नाकाम रहे, जिस पर टैक्स लगाना चाह रहे थे, वो था तंबाकू वाला। तम्बाकू वाला तो बहुत बड़ा इशू है, और ये आज से नहीं है, बहुत कब से चल रहा है। और कई दफ़ा कई हुकूमतें कोशिश भी करती रही हैं उनको किसी न किसी तरीके से कोई नेट में लेके आए, मगर वो जो है वो भी सारा कुछ जो है इधर KPK में ही हो रहा है। जो जाली जो है, एक तो वो कर रहे हैं, काश्तकारी कर रहे हैं तम्बाकू उगाते हैं, और उधर ही उन्होंने छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ लगाई हैं। उधर से जो है ये सारे बेंसन एंड एजेस, डन हिल, गोल्ड लीफ, जो 2 नंबर सिगरेट है, सारी बन बन के पूरे पाकिस्तान में आ रही है। अब ना उस पर कोई टैक्स है, ना कोई उनको पूछने वाला है। शब्बर साहब बता रहे थे कि मार्केट में 70% सिगरेट जो है वो स्मगल्ड और इस तरीके का बनाया हुआ 2 नंबर सिगरेट है, जाली। हाँ जी हाँ। वो तंबाकू काश्तकार जो है वो तंबाकू का टैक्स देने को तैयार है, जब उसे प्रोसेस करके सिगरेट बना के और इतना महंगा जब वो मार्केट में बेच रहा है तो वो नहीं। कहते जी मैंने टैक्स लगा दिया। वो स्पीकर असद कैसर साहब ने उनको फ़ोन किया कि जी KPK MNAs और सेनेटर्स और जो है ना ये मिलना चाहते हैं, तो आप पार्लियामेंट आ जाइए। तो उनके चैम्बर में या जो भी है उसमें, वहाँ पे इनकी मुलाकात हुई, और उस पर उन्होंने कहा कि जनाब शब्बर साहब ये टैक्स नहीं चलेगा, ये नहीं हम आपको लगाने देंगे। उन्होंने कहा जी मैं जो टैक्स लगा रहा हूँ ये कह रहा हूँ कि चले मैं आप 500 रुपये लगाया ना टैक्स, मुझे फैक्ट्रियाँ रजिस्टर कर दें जहाँ सिगरेट बन रहा है। उन्होंने कहा नहीं, बस जितना आपको कह दिया उतना ही है, काफ़ी है, एनु बहुत समझो। जी हाँ। तो स्पीकर नेशनल असम्बली ने फाटा के अरकान, KPK अरकान, जिसमें बाकी भी सब पार्टियों के शामिल हैं, और आपको पता है ख्वाजा आसफ ने अभी एक हफ़्ता पहले उसमें क्या है तंबाकू वालों को गालियाँ निकाली हैं, जो उनका स्टाइल है पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में। उन्होंने कहा जी हमें इनके वोट चाहिए थे, ये चोर हमारे दरमियान बैठे हैं। वो अल्फाज बोले ये चोर डाकू ही हमारे दरमियान बैठे हैं, हमारी मजबूरियाँ हैं कि हमने जो है ना हुकूमत बनानी है। तो जनाब वो स्पीकर कौमी असम्बली साहब लीड कर रहे सन इस सारे मामले नू, तो वो भी गोल हो गया। अब आप ये देखें कि 220 रुपये वाली डब्बी गोल्ड लीफ की 500 पे चली गई। उसमें तंबाकू नहीं बढ़ा, वो टैक्स बढ़ा सारा। जी हाँ। और उसकी सेल नीचे चली गई। ये स्मगल अली और ये जो 2 नंबर बन रहे हैं उनकी सेल कहाँ, और अरबों खरबों रुपए का पैसा जो है जो ख़जाने में आना था। वो भी जो जाली सिगरेट बना रहे हैं वो उतने की बेच रहे हैं जितने की मार्केट में असली मिल रही है। हाँ जी हाँ, यही जो मैं कह रहे हैं, वही जो बेचारा रो रहा थी कि जनाब वज़ीर आज़म छोड़ दे इमरान खान। ये इमरान खान के दौर में थोड़ा, और उससे पहले भी होता आ रहा, और वो कह रहे हैं आइंदा भी होगा। जनाब ताड़ा अरबा खरबा रुपया ए निकल गया। अच्छा जी, इससे आगे चलें। उन्होंने एक और वाक़या, शाहजेब की भी ज़ाहिर है पूरी रिसर्च, उनकी बहुत बड़ी टीम है,
और फिर जब ऐसा इंटरव्यू होता है तो कुछ शब्बर साहब ने भी किया होना कि यार ये भी पूछ लेना, ये भी पूछ लेना। उन्होंने कहा जी वो जो आप एग्रीकल्चर का पंजाब में आपने कोई कोशिश की थी उसका क्या बना, वो क्या हुआ था? तो फिर वाक़या उन्होंने सुनाया यार कि जो फॉरेन मिनिस्टर है पीटीआई का, जो पीटीआई का वाइस चेयरमैन है शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर क़यादत जनूबी पंजाब के 40 MNA जिस बशमूल PMLN, बशमूल पीपल्स पार्टी, आज़ाद, सारे जो हैं वो शब्बर साहब के पास पहुंच गए वफद लेके। और शब्बर साहब ने यार क्या वाक़या सुनाया है कि जो सरदार नाम लिए हैं कि सरदार नसरुल्लाह दरेशक जो बुज़ुर्ग थे उनमें से सब ने, उसने चेयरमैन CBR के कहा, वो कहने जी 80-90 साल उम्र थी, बच्चा तेरी उम्र बहुत छोटी है, तेरे कंधों से ये ज़्यादा बड़ा वज़न है, तो ये नहीं कर सकेगा, इस काम चुनाव पे इस काम चुनाव पे। असी जनूबी पंजाब वालों ने बड़ी हुकूमतें देखी हैं, बड़ी आई बड़ी गई, तो ये ना आप कर सकोगे, ना कोई पहले कर सका, ना कोई आइंदा आने वाला कर सकेगा। अब करें बात जी कि कैसे चलेगा आगे, क्या मतलब, और उसको उनकी सरपरस्ती कौन कर रहा है? वक्त की हुकूमत का सीनियर तरीन वज़ीर और अपोजिशन के लोग। अब इन सारों के मफाद, अब इनसे जो हारे हुए हैं लोग उस इलाके में, वो भी तो इतने बड़े जिम्मेदार हैं ना, वो भी यही काम करते हैं, वो भी इतने बड़े जिम्मेदार हैं। जो हारे हुए होंगे उधर सिगरेट बेचने वाले हारे और भी वही होंगे थे, जीते भी वही होंगे, तो ये एक माफिया है। अच्छा अब जिम्मेदार है, आप जो जिम्मेदार सोचते हो यार किसी के 2 किले हैं, किसी के 4 किले हैं, 5 किले हैं, 10 किले हैं, 20 किले, ऐ जिम्मेदार नहीं भाईजान, उधर जाके देखो हज़ारों एकड़। आप इनकी जब वो कैलकुलेशनें करें, मैं आपको एक ज़मींदार का नाम नहीं लेता, उसकी ज़मीन पे वो चौथी नस्ल है और उसके हिस्सा आया जो उसके हिस्से में, उसे कितने ट्रैक्टर दरकार होंगे अपनी ज़मीन में चलाने के लिए, क्योंकि एक बैक वक्त जो है 200 ट्रैक्टर उसकी ज़मीन पे चलता है, 200 ट्रैक्टर। तो टैडी पैसे का टैक्स नहीं न लगाने। अच्छा इंडस्ट्री भी लगाई हुई है। हाँ मैं ये कहने लगा था पे ये ज़्यादातर अच्छा बोझ अब जितना भी जो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, उसने अपने साथ ज़मीन ज़रूर रखी हुई है, है। और उस ज़मीन को बढ़ाता रहता है। वो जो इधर इंडस्ट्री से जो टैक्स चोरी करते हैं ना, कमाता है जो, हाँ जो वही टैक्स चोरी करके कमाता है ना, उसको जो है वो एग्रीकल्चर में डाल देता है, और वो कहता है ये एग्रीकल्चर की इनकम है, उधर से वो टैक्स बचाता है। मतलब वो एक तो अपना उसका एग्रीकल्चर का टैक्स नहीं देता, ऊपर से जो इंडस्ट्री जो किसी भी चीज़ की जो भी इंडस्ट्री है वो लगाई हुई है, वो भी जो है उसमें से खांचा लगाता है। अब ये बात बताएं, मैं आप या कोई और किसी का बड़ा कारोबार है तो वो जाके उन इलाकों में ज़मीनें खरीद सकता है, उधर 2-2 मरबे किस नूं लाट होंदी, एकदम जो एक और जिम्मेदार बनता है। सनतकार तो जो है चलो तीसरी फैमिली से आया हुआ, उसने ज़मीनें खरीदना शुरू कर दी, जो एकदम जो है 200 कनाल का मालक या 400 कनाल का ज़रई ज़मीन का जो बनता है, वो कौन है? वो फौजी हैं जिनको ज़मीनें मिलती हैं रिटायरमेंट पे, मरबे मिलते हैं। भाजी तुम ज़रूरी टैक्स भी नहीं लगा सके, हैं मामलात कैसे आगे चलाओगे? अच्छा मुल्क कैसे चलेगा? अभी जो है अभी उन्होंने वो कोई जो ये अभी IMF के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें इन्होंने कोई कमिटमेंट्स की हैं ना पे हम एग्रीकल्चर के ऊपर भी टैक्स लगाएंगे, और वो जब जिस वक्त वो सामने आई हैं वो चीज़ें जो हैं जो डॉक्यूमेंट था तो वो थरथली पे गई। ठीक है, वो इसहाक डार साहब को जो है अपना आके जो है उसमें जो है बयान देना पड़ा, उसने कहा जी नहीं हम कोई टैक्स नहीं लगा रहे हैं एग्रीकल्चर, मतलब खाली जो है अभी लगाया भी नहीं है, और उनको पहले से जो है ना उसके जो है ना वो माजरत करनी पड़ गई, नहीं जी हम तो नहीं लगा रहे। अच्छा ये शोबा भी हो गया। अच्छा फिर आ जाता है रिटेल का। मैं उस दिन ताजर की बात कर रहा था, आप भी मुझे पड़ गए ताजर जो टैक्स चोर है, डोगर साहब ने भी जो है ना उसमें कमेंट में लिखा है टैक्स चोर है। अब वो ताजर की जो है वो तारीफ़ जो है मुख्तलिफ है, कोई छोटा ताजर है कोई बड़ा ताजर है। अब वो आपने ज़ाहिर है कि F7 की बात की, जना सुपर की बात की, सुपर की बात की, F10 की बात की, पिंडी में सदर की मार्केट है, सेटले टाउन है, कराची में कितनी कितनी बड़ी मार्केट है, मरी रोड सारी जो है वाकई यहाँ पे करोड़ों अरबों रुपए का कारोबार हो रहा है। तो वो कह रहे हैं जी इस पर टैक्स लगाने की कोशिश की तो सारे जितने माफिया हैं ताजरों के जो है ये हड़ताल पर चले गए। लो जी ये हड़ताल से चले गए, कहते जी मुझे टेलीफोन आया किसका, GC2 का,
जो नेक्स्ट टू ISI चीफ, हमने यही आजकल यही सुन रहे हैं ना, G1 तो G2 ये हो। उधर कहते हैं जो कराची के वो ताजर भी बैठे हुए थे कि जी ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उन्होंने कहा जी मैंने तो टैक्स लेना ही है, ज़ाहिर है कि जी मुल्क चलाना है, ये रेवेन्यू बढ़ाना है, कैसे होगा। तो ताजर रहनुमाओं ने वो कह रहे हैं, शब्बर साहब कहें जी पहले मेरे साथ फिज़िकली बदतमीज़ी कर चुके थे। उन्होंने कहा जनाब, उन्होंने बड़ा कहा जी वो GC2 साहब जो है ना जी, जनरल साहब के सामने भी उन्होंने बदतमीज़ी की और जनरल साहब से भी की। उन्हें इस चीज़ का बड़ा दुख था। जनरल साहब के सामने भी बोले हैं। उन्होंने कहा जनरल साहब आप लगाना चाहते हैं, शब्बर साहब आप लगाना चाहते हैं, आप लेना चाहते हैं, आप लेना चाहते हैं, शौक़ से लगाएं, हमने नहीं देना। आप लगा लो, हम कारोबार दुकानें बंद कर देते हैं। और वो जो है जनरल साहब ने फिर शब्बर साहब को कहा कि जी मुल्क की सियासी सूरत हाल ऐसी है, गवर्नमेंट को प्रॉब्लम आ जाएगी, तो आप जो है ना इसको मौखर कर दें। अच्छा जी, वज़ीर आज़म साहब के पास चले गए। वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा कि जी अपना मौखर कर दें। तो हुण कर लो गल जनाब, तुहाडा गली महल्ले का या मेन मार्केट का ताजर भी जो है एक माफिया वो भी है जी हाँ, और भी टैक्स देने को तैयार नहीं है, ना आप ले सकते हो। तो जो असल मज़े की चीज़ है, जो आखिरी जो है वो है रियल स्टेट की, जी हाँ, जो उन्होंने बयान फरमाया है। उन्होंने कहा जी मैं रियल स्टेट को भी काबू में गुजारा। रियल स्टेट में इतना कारोबार होता है, खरबों से आगे क्या होता है वैसे, होता है ना जी बिलियन ट्रिलियन। हाँ, अंग्रेजी चल जाए तो ट्रिलियन श्रिलियन जी है, फिर डॉलर चल जाए फिर अमाउंट ज़्यादा हो जाती है। खरब तो बाद भी कुछ होता होगा। हाँ, उर्दू से कोई नहीं होता। अच्छा, बहरहाल जी वो बड़ा उन्होंने कहा जी लगा दिया। तुसी सुनाओगे किस्सा, मैं सुनावा? नहीं क्या होया कि तुसी जारी रखो। वो कह रहे जी फ़ोन आ गया मुझे। किसका फ़ोन आया? आर्मी चीफ का, जनरल बाजवा साहब का। इनकी फ्रैंकनेस भी थी, दोस्ती भी थी। कहते मैं चला गया। शब्बर ये क्या कर दिया तुमने? मुझे कुछ भी नहीं किया। नहीं ये रियल स्टेट में क्या हुआ, मुझे बड़े फ़ोन आ रहे हैं। कहते मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने उसको डॉक्यूमेंटेशन कर दिया कि ये आइंदा के भाई ये डॉक्यूमेंट होंगे सौदे। कहें यार वो तो DHA वालों का तो सारा काम ही बैठ गया, DHA वालों का फ़ोन आया है, क्योंकि सबसे बड़े प्रॉपर्टी का कंसर्न जो है वो तो DHA का है। तो हमारे लोग तो वो कहते हैं जी रोज़ भी होते अपना हर DHA में जो है 300-400 की ट्रांजैक्शन होती थी, अब एक सौदा भी नहीं हो रहा। तो हमारे तो सारे लोगों को तो कुछ आता ही नहीं आफ्टर रिटायरमेंट, उनको तो यही काम करते हैं, प्लाट बेचते हैं और हमारे फौजी भाइयों का हमारा कारोबार बंद हो गया। वो सारा कारोबार आपने ठप कर दिया, ज़ीरो कर दिया है। तो इसको किसी तरीके से संभाले, ये करें। वो कहते हैं जी मुझे उससे भी वापस लेना पड़ेगा। तो मैं तुसी दसो जिधर स्पीकर कौमी असम्बली, जिधर सीनियर 3 मिनिस्टर, जिधर एक पूरे एक सूबे के सारे MNA, फिर एक खित्ते के सारे MNA सेनेटर, फिर यही जो है सर्दर्न कमांड के जो कमांड्स बनी हुई हैं उनके कमांडर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ जो हैं, वो टैक्स कलेक्शन वाले को खुद कह दे कि भाई ये काम नहीं करना, ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, तो भाईजान मुल्क आगे कैसे चलेगा? दसो हूँ क्या चलेगा? ये कल दसांगे। अच्छा, आज नहीं दसना जे? अल्लाह चलो कल दसांगे इंशाल्लाह क्या चलेगा। बहरहाल जी आज तक के लिए ये इसी को हमने सम अप करना था, सिर्फ यही बताना चाह रहे थे, बल्कि ये हमने चीज़ें रिपीट ही की हैं। अपना ये शाहज़ेब खानज़ादा के साथ जो इंटरव्यू, ज़बरदस्त इंटरव्यू शाहज़ेब खानज़ादा साहब। हाँ, तो बहरहाल जी इसको कंक्लूड जो है ना हम अगले इंशाल्लाह वीलॉग में करेंगे। अभी हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। नो